बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नंद छोटी छोटी परफ्यूम की बोतलें बेचती थी। वो बोतलें एक उंगली जितनी होती थी, लेकिन लोग लाख लाख रुपए देकर खरीदते थे। सुना था कि जो भी उन परफ्यूम का एक कतरा भी खुद पर लगाता, वो सदा हसीन और जवान रहता था। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी। और फिर एक दिन मेरे ससुर ने कहा कि वो दूसरी शादी कर रहा है, क्योंकि सास अब बूढ़ी हो चुकी है। मेरे जहन में एक प्लान आया। मैंने नंद की छोटी बोतलों में से एक चोरी की और सास को चंद कतरे लगा दिए। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि उसी वक्त। मेरा नाम फरिया है। मेरा ताल्लुक सादकाबाद से है। हम 3 बहन भाई थे। बचपन से ही देखती आ रही थी कि मेरे अब्बा अम्मा को इज्जत नहीं देते थे, और इसकी वजह अम्मा का रंग काला होना था। दादी की ख्वाहिश पर अब्बा और अम्मा का रिश्ता हुआ था, और अब्बा ये शादी करना नहीं चाहते थे। हम सब बहन भाई अब्बा जैसे गोरे चिट्टे थे। हमारे घर के माहौल की खनकी कुछ कम हो गई थी जब हम जवान हो गए थे, वरना जैसे ही हम स्कूल से घर आते थे अब्बा अम्मा पर बरस रहे होते थे। मेरी माँ सहम कर एक कोने की तरफ खड़ी होती थी। मेरी माँ कभी अब्बा के सामने नहीं बोलती थी। अब्बा जिंदगी के इतने साल बस रोते धोते गुजरे थे। अब्बा जब अम्मा पर बरस रहे होते थे तो वो किसी का लिहाज नहीं करते थे, और मैं अपनी माँ की टांगों से लिपटी होती। दादी कहती थी कि जिस तरह अम्मा ने घर संभाला था, कोई और होती तो कभी घर न संभालती, कभी उनके बेटे का बुरा रवैया बर्दाश्त न करती, बल्कि उनके बेटे को छोड़कर चली जाती। खानदान में सभी अम्मा की सलीकामंदी और खुश इखलाकी की तारीफें करते, लेकिन उन सबसे कहीं ज्यादा अब्बा अम्मा को नापसंद करते थे। अब जब से भाई बड़े हुए थे, अब्बा कम ही बोलते थे, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। उनका भला क्या कसूर था? सिर्फ एक रंग ही तो काला था, बाकी उनमें हर खूबी पाई जाती थी। उनका रंग उनकी सब खूबियों पर भारी था। अब्बा बहुत सख्त तबीयत के थे, पर उनकी सख्ती सिर्फ अम्मा पर और मुझ पर चलती थी। बेटों को तो वो कुछ भी नहीं कहते थे। उनके ख्याल में घर की बेटी हो या बहन, उसको दबा कर रखने से वो कभी अपना सर नहीं उठाती, और मैं हर वक्त अम्मा के पल्लू से बंधी रहती। स्कूल जाना होता तो भाई स्कूल छोड़कर आते और दूसरा भाई लेकर आता। दोनों भाई अब्बा पर चले गए थे। भाइयों वाली बात ही नहीं थी उनमें। मुझे ना किसी सहेली के घर जाने देते और ना ही किसी के साथ खेलने देते। बचपन में एक बार अपनी सहेली के साथ उसकी गुड़िया की शादी में चली गई थी। जब अब्बा को पता चला तो मुझे बहुत मारा, और उसके बाद मैं घर में बंद रहती। मेरी कभी दोबारा जुर्रत ही नहीं हुई थी कि घर से बाहर चली जाती। हालांकि उस वक्त मैं बस 7-8 साल की थी। मैं सारा दिन घर में बैठी बोर होती या गुड़ियों से खेलती। अम्मा मुझे गुड़ियों के कपड़े सिलाई कर करके देती। अम्मा कहती, मैं हूं ना तेरी सहेली, और मैं मुस्कुरा देती। ऐसा नहीं था कि अब्बा मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। मेरे लिए खिलौने लाते, मुझे प्यार करते, लेकिन वो भाइयों की तरह मुझे भी अपने साथ बाइक पर बिठाकर बाहर लेकर नहीं जाते थे। मुझे भी वैसी आज़ादी नहीं देते थे जैसी भाइयों को थी। उनके तो बहुत सारे दोस्त थे, पर मुझे घर में कैद करके रख दिया था। पता नहीं क्यों मैं दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अब किसी की भी बात नहीं सुनती थी, और अब्बा अम्मा पर बरस पड़ते कि ये तरबियत कर रही हो बेटी की। अम्मा के आंसू खुश्क हो चुके थे। अब बस वो सर झुकाकर चलती थी। अम्मा को ऐसे ही देखते देखते मैं जवान हुई थी, और मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी भी मेरी माँ जैसी होगी। मुझे भी ऐसे ही जीना होगा, पर मैं ऐसे जी नहीं सकती थी। मेरा इस माहौल में दम घुटने लगा था। मैट्रिक के बाद मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। मैं बहुत रोई, बहुत जिद की, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और बड़े भाई ने कहा कि लड़कियों का ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं होता, फिर कल को उनके बराबर के रिश्ते भी नहीं होते, और लड़कियां घर में बैठी बूढ़ी हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि कसूर भाइयों का है जो बहनों की शादी नहीं करते। अम्मा को भाई की सोच पर अफसोस होता, और अब्बा भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते थे। चचा की बीवी और बच्चे हमारे घर आ गए रहने के लिए। पहले दूसरे शहर रहा करते थे। उस शहर के हालात कुछ खराब थे, इसी वजह से वो हमारे पास आ गए। लेकिन हकीकत ये थी कि चची चाहती थी कि उनकी बेटियों का रिश्ता हम ले लें, जबकि शुरू से ही अब्बा और चचा की कुछ खास बनी नहीं थी। उन लोगों ने भी अम्मा को नौकरानी बनाकर रख लिया। चची खुद से उठकर पानी तक नहीं पीती थी, और अम्मा को ही आवाजें देती। मेरी माँ बहुत अजीम औरत थी। माथे पर कभी बल नहीं डाला था, सबको मुस्कुरा कर मिलती। उनके अंदर इतनी तकलीफ, इतना दर्द भरा हुआ था। मैं अब बड़ी हो चुकी थी और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी। अम्मी मुझे बहुत समझाती कि हमेशा सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, और जब मैं उनसे पूछती कि अम्मा, आपको आपके सब्र और आपकी बर्दाश्त का क्या सिला मिला है, तो वो चुप हो जाती और फिर सोच कर कहती, सिला इस दुनिया में नहीं मिला करता। ये दुनिया तो आर्जी है, सिला अल्लाह ने देना होता है। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अम्मा से जब मैं जिद करती तो अम्मा कहती, जिस तरह बुरा करने वालों को उनकी किए की सजा मिलती है,
इसी तरह अच्छा करने वालों को भी उनकी अच्छाई का बदला मिला करता है। तुम परेशान मत हुआ करो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता था कि ये सब मेरे मरने के बाद ठीक होगा। मुझे अम्मा की बातें समझ नहीं आती थी और दूसरी तरफ चचा अपना हिस्सा मांग रहे थे, जिस बात पर दोनों भाइयों में बहस हो चुकी थी। पर चची अभी तक हमारे घर में ही डेरा जमाए बैठी थी। मुझे अपनी चची कभी भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें बस रोब जमाना आता था या बस नुक्ताचीनी करना। उनकी बेटियां भी उन्हीं पर थीं। जब चची को पता चला कि बड़े भाई अपनी फुप्पोजात को पसंद करते हैं, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता किसी तरह खत्म हो जाए, पर उनकी सब कोशिशें बेकार गईं। भैया की शादी हो गई और ये हमारे घर की पहली शादी थी। अब्बा भी बहुत खुश थे और अम्मा आज भी वैसे ही सादा कपड़ों में खड़ी थी। उस दिन मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या आपका दिल नहीं करता कि आप दूसरों की तरह रंग बिरंगे कपड़े पहने, तैयार हो, लोगों के दरमियान बैठे, अपनी दोस्तों से गप्पे लगाएं? तो मेरी माँ ने कहा, जब एक लड़की बीवी बनती है तो उसकी सारी उम्मीदें अपने शौहर से जुड़ जाती हैं। वो किसी और की तारीफ की परवाह नहीं करती। वो चाहती है कि उसकी तारीफ बस उसका शौहर करे। और जब तुम्हारे अब्बा को मैं एक आंख नहीं भाती तो क्या करूंगी हार सिंगार करके? वैसे भी अब मेरी उम्र बीत चुकी है। ये जमाना अब तुम लोगों का है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरे जैसी बने या वो मेरी जैसी जिंदगी गुजारे। लेकिन मेरे घर का माहौल अजीब था। मुझे लगता था कि मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे और अम्मा कहती थी कि मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, तुम्हारे नसीब मेरे जैसे नहीं होंगे। एक ही तो दुआ होती है मेरे लबों पर, और ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह मेरी बेटी को सख्त दिल शौहर दे। तुम देखना, बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हें मलका बनाकर रखेगा। मैं उनकी बातों में बहल जाती थी और ख्वाब देखने लगती थी, लेकिन फिर से अपनी औकात याद आ जाती और अपनी माँ को छुप छुप कर रोते देखना याद आ जाता। मैं अपने उन सारे ख्वाबों को नोच डालती थी। मेरी अम्मा बहुत किफायतशुमार खातून थी। शुरू से ही मेरा जहेज बना रही थी, जिसमें बहुत खूबसूरत चीजें थी। मैं कई दुपट्टे ओढ़कर देखती, मैं खुश हो जाती और अम्मा मुझे देख देख कर खुश होती। मेरा दिमाग फिर उन्हीं सोचों में भटक जाता था कि न जाने कैसा होगा वो शख्स। शायद अब्बा जैसा ही, जिसके लिए एक औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होगी। वो सिर्फ एक शौहर बनकर रहेगा, कभी एक दोस्त नहीं बनेगा। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरी सोचें और मेरा डर भी बढ़ रहा था। कभी कभी दिल करता कि मैं इस माहौल से फरार हो जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां बस खामोशी हो, सुकून हो। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हर लड़की कमजोर होती है, अगर जरा सा सर भी उठा ले तो उसके पर काट दिए जाते हैं। और मैं पहले ही बहुत डरपोक थी। भैया की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी में इतना मगन हो गए कि वो अपनी माँ और बहन को भी भूल गए। मेरी भाभी फुप्पो जैसी ही तानेबाज निकली। भैया की शादी को 2 माह हो चुके थे, पर भाभी ने कभी खुद अपना काम नहीं किया था। शुरू में अम्मा काम करती रही और फिर मैं काम करने लगी। फिर एक दिन भाभी और उनकी बहन की बातें सुनकर मैंने उनका काम करने से इनकार कर दिया। मेरा भाई ज़नमुरीद निकला। पता नहीं भाभी ने ऐसा क्या कहा था भाई से, जो भाई ने मुझ पर हाथ उठाया। उस वक्त अब्बा ना आ जाते तो भाई थप्पड़ मार चुके होते। उस दिन मैं पहली बार अब्बा के गले लगकर रोई, उनको सब बताया। अब्बा ने भैया से कहा कि खबरदार, जो मेरी बेटी को किसी ने हाथ भी लगाया, तुम अपने काम खुद करो। मेरी बीवी या मेरी बेटी तुम लोगों की मुलाजमा नहीं है। अम्मा भी उस दिन अब्बा को देखकर मुस्कुराई थी। उस दिन अम्मा की आंखों से आंसू बहे थे। मैं अपना रोना भूल गई थी। आज पहली बार अब्बा हमारे लिए कुछ बोले थे, वरना हमेशा भाइयों की तरफदारी की थी। मेरे अंदर एक अजीब सी तब्दीली आई थी। उस दिन के बाद मैं अब्बा के पास ही बैठी रहती, उनसे फरमाइशें करने लगती और वो मेरी हर बात मानने लगे थे। फिर जब पढ़ाई की बात की तो अब्बा ने कहा, शादी के बाद पढ़ लेना, जितना पढ़ना हो, फिलहाल घरदारी सीखो, यही तुम्हारे काम आएगी। डिग्रियां कोई नहीं देखता, सब औरत का सलीका देखते हैं। और जब मैंने अब्बा से कहा, अम्मा भी तो इतने सलीकामंद और बर्दाश्त वाली हैं, फिर वो क्यों रात को चुपके चुपके रोती हैं? अब्बा चुप हो गए थे। वो किसी सोच में गुम हो चुके थे। भाभी अपने मैके गई हुई थी और घर में एक सुकून था। भाभी के भाई की शादी थी, हमें भी जाना था और मैं जिद करने लगी, अम्मा कितना सुकून है हमारे घर में, हम यहीं रुक जाते हैं, शादी पर नहीं जाते। पर मुझे मेरा छोटा भाई और अब्बा जबरदस्ती शादी पर ले गए थे। मैं देख रही थी कि अब्बा का रवैया अब काफी तब्दील हो चुका है। वो पहले की तरह लड़ते नहीं है, बल्कि अब अम्मा को भी अहमियत देने लगे थे। भाभी के घर खूब रौनक लगी हुई थी। उनके इकलौते भाई की शादी थी और यहाँ आकर मसरूफियत बढ़ चुकी थी। मैं पहली बार इतनी बड़ी शादी में आई थी, जहाँ कुछ लोगों को जानती थी। इतना बड़ा खानदान था और सब नए चेहरे थे। मैं घबरा रही थी। फुप्पो पता नहीं कब से इतनी मॉडर्न हो गई थी।
जो दूल्हे दुल्हन का फंक्शन एक साथ रखा था। और ये बात अब्बा के साथ साथ घर के बाकी बड़ों को भी पसंद नहीं आई थी। मेहंदी का फंक्शन घर पर ही रखा गया था, जिसमें बाहर से भी कई लोग बुलवाए गए थे। मेरी भाभी बहुत खुशदिली का मुजाहरा कर रही थी। वहां मेरी मुलाकात एक लड़की ज़ोहरा से हुई। वो बहुत अच्छी थी और अब्बा के किसी कज़न की बेटी थी। मुझे वो बहुत प्यारी सी और स्मार्ट सी लगी, बहुत पसंद आई और दिल ही दिल में मैं उसको भाभी बनाने का इरादा कर चुकी थी। मैं और ज़हरा बातों में इतना मगन हो चुके थे कि इर्द गिर्द क्या हो रहा था हमें कोई परवाह नहीं थी। अचानक भाभी मेरे सर पर खड़ी हो गई। फरीहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। और मैं उनकी इतनी अपनाइयत पर हैरान रह गई थी। मेरी भाभी के मुंह से तो फूल झड़ रहे थे। वो मुझे अपने साथ ले जाकर अपनी दोस्तों से मिलाने लगी और कहने लगी कि कोई लड़का हो तो बताना मेरी नंद के लिए। भाभी की एक दोस्त ने कहा, ऐसी बात थी तो अपने भाई के लिए ही ले आती, तुम्हारी नंद तो बिल्कुल गुड़िया जैसी है। पर मेरी भाभी ने कहा कि उनके भाई की चॉइस इतनी बुरी नहीं है जो ऐसी खुदसर कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेते। मेरी होने वाली भाभी तो डॉक्टर है। मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी तौहीन लग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मेरी अम्मा तो कहती थी कि उनकी बेटी इतनी खूबसूरत है जो एक बार देखता ही रह जाता है। और मेरी भाभी मुझ में नुक्स निकाल रही थी। यहाँ सबको मेरी बुराइयां, मेरी बदतमीजी बता रही थी। मैं दोबारा ज़हरा के पास चली गई और पता नहीं क्यों मैं रोती थी। वो भी मेरी इस हालत पर घबरा कर मेरे आंसू साफ करने लगी और मुझे अपने घर वालों से मिलवाने लगी। वो सभी लोग बहुत अच्छे थे। ज़हरा यहाँ अपनी खाला के साथ आई थी। शादी से वापसी पर मैंने ज़हरा का नंबर लिया और उससे पक्का वादा भी लिया कि वो हमारे घर लाजमी आएगी। भाभी अभी मैके में ही थी और मैं अपनी वाहिद दोस्त ज़हरा से बात करना चाहती थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और अम्मा को भी बताया कि छोटे भाई के लिए मैंने लड़की पसंद कर ली है। अम्मा हंसती कि तुम सबकी मां न बना करो, तुम्हारा भाई बुरा मानेगा। मेरा छोटा भाई बड़े भाई की निस्बत अच्छा था। वो मेरी बात को सुनता भी था और मेरी हर फरमाइश को पूरी भी करता था। वो अब भी पढ़ रहा था। मैंने भाई के नंबर से ज़हरा से राब्ता किया और हमारी बातचीत होने लगी। वो वीडियो कॉल पर बात करती। ज़हरा का घर बहुत खूबसूरत था। वो अपनी खाला के पास रहती थी और उसी दिन उसने मेरे भाई को देखा था जो किताब पढ़ने में मगन था, लेकिन उसका सारा ध्यान हमारी बातों की तरफ था। उन्हीं दिनों बड़ी भाभी ने कहा कि वो इस शर्त पर घर आएंगी कि अगर उनकी छोटी बहन का रिश्ता उनके देवर के लिए ले लें। अब्बा बहुत गुस्सा हुए और उनसे कहा कि बैठी रहे, वो पहले ही बड़े बेटे की शादी की गलती कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। मैंने अम्मा से कहा कि अब्बा से ज़हरा की बात करें। अब्बा बहुत खुश हुए क्योंकि वो अब्बा के दोस्त और कज़न की बेटी थी। कुछ दिनों बाद अब्बा खुद ही रिश्ता पक्का कराए और भाभी खुद ही घर वापस आ गई। वो मुझसे कहने लगी, तुमने जो किया है ना, इसका बदला तो मैं जरूर लेकर रहूंगी। मैं समझ नहीं सकी कि मैंने क्या कर दिया जो भाभी ऐसा कह रही हैं। छोटे भाई की शादी 1 साल के अंदर अंदर कर दी गई। ज़हरा दोस्त से भाभी बन गई और वो एक अच्छी बहू भी साबित हुई। आधे से ज्यादा घर ज़हरा ने संभाल लिया था और मुझे एक दोस्त मिल गई थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होना शुरू हो चुका था। पर बड़ी भाभी अपनी चालें चल रही थी। कभी कपड़े जला देती, कभी ज़हरा को धक्का दे देती और कभी उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती। छोटा भाई बड़ी भाभी के इस रवैये से बहुत तंग आ चुका था। एक दिन बड़ी भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं किसी लड़के से बात करती हूँ। उस दिन घर में एक कयामत आ चुकी थी। उनके पास सारे सबूत थे और मैं अपनी जगह सुन थी। मेरी तो आज तक किसी लड़के से बात नहीं हुई थी। ज़हरा भाभी ने कहा कि आपके पास ये सब कैसे आया। पहले वो बौखलाहट का शिकार हो गई और कहने लगी, ये मोबाइल भी फरीहा का है, मुझे उसके कमरे से मिला है। बड़े भाई ने मुझे गले से पकड़ लिया और अब्बा सर झुकाए बैठे थे। अम्मा मुझे छुड़वा रही थी। मैं अपनी जगह खड़ी थी। मेरे लिए सब नाकाबिले यकीन था। मेरे पास सफाई में कहने को कुछ भी नहीं था। मैं कहती भी क्या, मैं तो ऐसी लड़की ही नहीं थी जो लड़कों से बात करती हो। और मेरे साथ साथ ज़हरा भाभी भी फंस चुकी थी। बड़ी भाभी ने कहा, फरीहा तू बहुत मासूम है, ये सब ज़हरा ने ही करवाया है, वही पट्टी पढ़ाती है। ऐसी आग लगाई थी उन्होंने कि जिससे सब एक दूसरे से बदगुमान हो चुके थे। ज़हरा अपने मैके बैठ गई और अब्बा कमरे में बंद रहते। मैं अम्मा को अपनी सफाई देती और वो चुपचाप आंसू बहाती। मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। मेरा यकीन कोई भी नहीं कर रहा था। अब्बा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। कहाँ किया, किसके साथ किया, लड़का क्या करता है, किसी को कुछ खबर नहीं थी। मेरी भाभी की फैलाई आग पूरे खानदान में पहुंच चुकी थी। मेरे ताया मेरा रिश्ता मांग रहे थे, लेकिन भाभी की फैलाई आग की वजह से उन्होंने मेरा रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। अब्बा ने मेरा रिश्ता ज़हरा के खाला के बेटे से कर दिया था। जब ज़हरा कसूरवार थी, फिर अब्बा ने वहां रिश्ता क्यों किया? लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि अब्बा से ये सवाल पूछ सकता। अब्बा ने कुछ दिनों बाद छोटे भाई को भेजा कि जाकर अपनी बीवी को ले आओ। छोटे भाई ने कहा, अब्बा जान
जब तक इस घर में बड़ी भाभी मौजूद है मैं अपनी बीवी को नहीं ला सकता। या तो मुझे अलग कर दें या इसे घर से निकाल दें। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने मेरी बेगुनाह बहन पर इल्जाम लगाया। मैं उनकी बातें सुनकर वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी। मैं सब गलत समझती रही। मुझे लगा कि सब मुझे कसूरवार समझते हैं। सबको लगता है कि मैं गलत हूँ। अम्मा मेरी वाहिद सहेली थी जो मेरे कहे बिना सब समझ जाती थी। अम्मा मुझे गले लगाए तसल्ली दे रही थी और साथ साथ बता रही थी कि बड़ी भाभी की बहन ने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया, उस लड़के से फरिया बनकर बातें करती रही और उसको तुम्हारी तस्वीरें देती रही जो शादी पर बनाई थी। इसमें सारा हाथ तुम्हारी बड़ी भाभी का है। तुम्हारे भैया ने सब मालूम कर लिया है। तुम परेशान ना हो, बल्कि आने वाली जिंदगी के ख्वाब देखो। हम तो बस खामोश हैं कि बड़े बेटी का घर खराब ना हो। लेकिन अम्मा ये नहीं जानती थी कि बड़े भैया पीछे खड़े सब सुन चुके थे और भाई ने भाभी को घर से निकाल दिया। बड़े भाई गुस्से के बहुत तेज थे। वो भाभी को मारने लगे और भाभी उनको आगे से बहन के ताने देने लगी। जब भैया ने सबके सामने भाभी को तलाक दे दी, हम सब हवन्नकों की तरह भाई को देख रहे थे। ऐसा तो किसी ने भी नहीं चाहा था कि भाई ऐसा करे या उनका घर खराब हो। भाभी रोती रही, सबके पांव पकड़ती रही। उसके बाद फुप्पो आई और अपनी बेटी को ले गई और अब्बा से हर रिश्ता खत्म कर गई। अब्बा बहुत बदल चुके थे। अम्मा से भी माफिया मांगते, उनसे कहते कि जो जुल्म मैंने तुम्हारे ऊपर किए, अपनी बेटी के खातिर मुझे माफ कर देना। मैं डरता हूँ कि जो जुल्म तुम्हारे साथ किया, कहीं मेरी बेटी के साथ भी वैसा ना हो। मेरे लिए इतना ही काफी था कि अब्बा अम्मा से पहले जैसा सलूक नहीं करते थे, पर दिल में एक कसक थी कि काश अब्बा ने पहले अम्मा को उनके रंग की वजह से कबूल कर लिया होता तो वो भी एक खुशहाल जिंदगी जी लेते। अब्बा के बुरे रवैये की वजह से सभी अम्मा से बदसलूकी कर जाते थे। मेरी शादी बहुत जल्द हमजा से हो गई। ज़हरा भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया। अब ज़हरा भाभी से एक दोहरा रिश्ता बन चुका था। वो मेरे शौहर की कज़न भी थी। मेरे सारे खदशे दूर हो चुके थे। मेरा शौहर बहुत नरम दिल था। उसने मुझसे कहा कि अगर आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो, तुम्हें हर तरह की आज़ादी है। अब्बा ने वाकई मेरे लिए बहुत अच्छा शख्स चुना था। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। मेरी एक बड़ी नंद थी जिसका रंग सांवला होने की वजह से रिश्ता नहीं हो सका था। मुझे कभी कभी उस पर बहुत तरस आता था। बिल्कुल अम्मा जैसी मालूम होती थी मुझे। वो दिल की बहुत अच्छी थी, पर बस जरा कम गो थी। वो खुद परफ्यूम बनाती और उन छोटी छोटी परफ्यूम की बोतलों को बेचती थी। वो बोतलें एक उंगली जितनी होती थी, लेकिन लोग लाख लाख रुपए देकर खरीदते थे। सुना था कि जो भी उस परफ्यूम का एक कतरा भी खुद पर लगाता, वो सदा हसीन और जवान रहता था। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी कि भला ऐसा क्या है परफ्यूम में जिसको लगाने से सच में कोई जवान रह सकता था। कुछ दिनों से सास और ससुर के दरमियान लड़ाई रहने लगी थी और फिर एक दिन मेरे ससुर ने कहा कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं क्योंकि सास अब बूढ़ी हो चुकी है। वो मेरी सास को तलाक देने पर बजिद थे, लेकिन मेरे शौहर दरमियान में पड़ गए, जिसकी वजह से मामला रफा दफा हो गया। मेरी सास तो बहुत अच्छी खातून थी। मेरी शादी को इतना अरसा हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे सास बनकर नहीं दिखाया था। एक दिन मेरे जहन में एक प्लान आया। मैंने नंद की छोटी बोतलों में से एक बोतल चोरी की और सास को चंद कतरे लगा दिए। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि उसी वक्त मेरी सास जवान होने लगी। उनके चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगी। मेरे ससुर मेरी सास को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अगली ही सुबह सास चीखें मारने लगी और उनका चेहरा जलने लगा। मेरे शौहर मेरी सास को लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। मेरी नंद के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने सारे परफ्यूम तोड़ दिए थे और कमरे से सारे केमिकल उठाकर बाहर फेंकने लगी और रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब सांस जले हुए चेहरे के साथ वापस आई तो डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने ऐसा केमिकल यूज किया है जिसको दोबारा न लगाने से उनका चेहरा जल चुका है। सभी मेरी नंद से नाराज हो गए थे। मेरी नंद खुद खूबसूरत नहीं थी, जिसकी वजह ये थी कि वो एक ऐसा केमिकल तैयार करती थी जिसको लगाने से 24 घंटे तक बूढ़ा इंसान जवान हो जाता था और उसको दोबारा लगाने की जरूरत पड़ती, जिससे नंद का कारोबार भी अच्छा चल रहा था। मेरी नंद बहुत शर्मिंदा थी, सबसे माफिया मांग रही थी। असल गलती तो मुझसे हुई थी। मुझे सास के चेहरे पर परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए था। मेरी सास और ससुर ने कहा, तुम्हारा क्या कसूर, तुम तो अनजान थी। असल कसूर तो हमारी सगी औलाद का है, जो शुरू से ही खुद बेसुकून रही। अपनी सूरत की वजह से बहुत से लोगों से बातें सुनती रही। हमने बहुत कोशिश की कि इसकी शादी कर दें। इतनी पढ़ी लिखी और ज़हीन है मेरी बेटी, पर बस लोग सीरतों से ज्यादा सूरतों को अहमियत देते। इसमें सब खूबियां थी, पर बस एक खूबसूरत ना होने की वजह से इसका कभी रिश्ता नहीं हो सका। हर जगह से मेरी बेटी ठुकरा दी गई थी और इसने घर पर यह काम शुरू कर लिया। मेरी नंद रोती हुई अपने कमरे में चली गई और मेरे ससुर ने मेरी सास से अपने रवैये की माफी मांग ली। मैं उम्मीद से थी
और ये बात सबके लिए बहुत बड़ी खुशी थी। जब बड़े भैया से मैंने अपने नंद की बात की तो भैया ने उन्हें दिल से कबूल कर लिया था। भैया ने जब भाभी को तलाक दी थी तब वो जान गए थे कि एक खूबसूरत औरत से बेहतर एक ऐसी औरत है जिसे शौहर का दिल जीतना आता हो, जो शौहर को खुश रखना जानती हो। और भैया मेरी नंद के साथ बहुत खुश थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। मेरी जिंदगी से सारी तलखियां खत्म हो चुकी थी। ये मेरी माँ की दुआएं थी जो मुझे इतना अच्छा शौहर मिला था। मैंने मैट्रिक किया था और एक बेटे के बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। मेरी सास और शौहर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और आज मैं एक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें